योजनाओं के माध्यम से और अपने दृढ़ संकल्प के परिणाम स्वरूप नर्मदा जी के जल को कच्छ और सौराष्ट्र तक लाए। नहरीकरण, चेक डैमों के माध्यम से गांव-गांव में सिंचाई पहुंचाने का काम उन्होंने अभूतपूर्व तरीके से किया। और बिजली जो एक तौर से असंभव दिखाई देती थी, मैं समझता हूं कि 24 घंटे फीडर सेपरेशन के माध्यम से सिंचाई के लिए भी और घरेलू निस्तार के लिए भी बिजली देने वाला कोई राज्य हिंदुस्तान में सबसे पहले 24 घंटे बिजली देने वाला राज्य बना तो वो राज्य गुजरात में मुख्यमंत्री मोदी जी के रहते हुए निश्चित रूप से गुजरात बना था। हम जानते हैं कि मानव के प्रति उनकी संवेदनशीलता है, गरीब के प्रति उनकी संवेदनशीलता है। पिछले दिनों जब कोविड का संकट आया, गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 8 महीने तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराना, यह निश्चित रूप से उनकी गरीबों के प्रति संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है। लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए गायों के जख्म पर मरहम लगाना और गायों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराना, यह अपने आप में अद्भुत उदाहरण है। मैंने और किसी राज्य में इस प्रकार का उदाहरण नहीं देखा। पानी का अभाव था, नर्मदा जी का जल आया, चेक डैम बने, नहरीकरण हुआ, लेकिन इसके साथ साथ तकनीक और विज्ञान को भी प्रधानमंत्री जी ने प्राथमिकता दी, सूक्ष्म सिंचाई को अपनाया और उसके कारण गुजरात आज खेती के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, कच्छ एक ऐसा जिला था जिसमें रेत ही रेत था, वहाँ खेती होगी ये कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता, विज्ञान और तकनीक, किसानों के परिश्रम के माध्यम से आज कच्छ जिला खेती के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट जिले के रूप में काम कर रहा है। हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से यह गौरव की बात है। प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तो मुझे ध्यान है कि उस समय दुग्ध का उत्पादन तो गुजरात में था, लेकिन उनके कार्यकाल में उनकी दूरदृष्टि और प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप दूध के उत्पादन को उन्होंने दोगुना किया। और इतना ही नहीं, जब गुजरात की ऑल ओवर ग्रोथ रेट 9.8% हुआ करती थी, उस समय एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 9% के आसपास रही। यह निश्चित रूप से हमको ये जताता है कि कृषि के प्रति उनका निश्चित रूप से कितना लगाव रहा है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में प्रधानमंत्री जी देश में भी चिंतित हैं और दुनिया के प्रति भी जो भारत की प्रतिबद्धता होनी चाहिए, उस प्रतिबद्धता को भी निर्वहन करने के लिए वो पूरी तरह लालायत हैं। जब वो केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री पद का काम संभाले, तब से लेकर अगर कृषि के क्षेत्र में आज हम देखेंगे तो एक तौर से नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है। चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 99,000 करोड़ रुपया किसानों को दावों के परिणाम स्वरूप देने का सवाल हो, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 1,58,000 करोड़ रुपया किसानों को उनके खाते में उपलब्ध कराने का मामला हो, चाहे 10,000 एफपीओ बनाने के लिए 6,850 करोड़ रुपए की केंद्र प्रायोजित स्कीम बनाने का मामला हो, चाहे किसान रेल चलाने का मामला हो, चाहे इनाम मंडी के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी सिद्ध करने का मामला हो, चाहे एमएसपी को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करने का मामला हो, और चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से कृषि तथा कृषि से संबंधित पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, औषधि खेती हो, मधुमक्खी पालन हो, फूड प्रोसेसिंग हो, इसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के फंड के प्रावधान का मामला हो, और चाहे कृषि सुधार कानूनों को राज्यसभा और लोकसभा में पारित कराकर एक नई क्रांति के सूत्रपात करने का मामला हो। मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया में भी अपनी साख बना रहा है, लेकिन भारत में भी किसान का खेत और बीज से लेकर बाजार तक किसान को सुविधा मिले,
किसान आगे बढ़े, किसान की आमदनी दोगुनी हो और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में किसान का योगदान देश को और दुनिया को अभिभूत करने वाला हो। इस दिशा में प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा है वह निश्चित रूप से हम सब लोगों को गौरवान्वित करने वाली भी है, हम सबको प्रेरणा देने वाली भी है। और मैं इस अवसर पर सभी उपस्थित लोगों को कहना चाहता हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान का लोकार्पण भी करेंगे, 5 किसानों से चर्चा भी करेंगे और इन परिस्थितियों में जो प्रधानमंत्री जी का संदेश होगा वह निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रेरणास्पद होगा। हम उसे ग्रहण करें और आगे बढ़ें। पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हृदय से बहुत स्वागत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बाघेल जी से संबोधन हेतु आग्रह है। राष्ट्रीय जैविक स्पेस प्रबंधन संस्थान नए परिसर के उद्घाटन के अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार और देश के कृषि महाविद्यालयों के कुलपतियों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के समस्त अधिकारियों और देश के विभिन्न स्थानों से जुड़े कृषक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वर्चुअल बैठक में हमारे छत्तीसगढ़ से कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी और 6 राज्यों से जुड़े हुए सभी हमारे कृषि मंत्री का भी मैं स्वागत करता हूँ। आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट रायपुर के नए परिसर का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। छत्तीसगढ़ में विश्व स्तरीय संस्थान की स्थापना की गई है जो फसलों के कीड़ों एवं बीमारियों का अध्ययन करेगा। आज जलवायु सहिष्णुता सहित विशेष गुण वाली 35 फसलों के किस्में भी राष्ट्र को समर्पित की। मैं स्वयं भी एक किसान हूं, इस नाते मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से और छत्तीसगढ़ के सभी किसान भाइयों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष माननीय चरणदास महंत जी जब केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री थे तब इस संस्थान की स्थापना की भूमिका तैयार हुई थी। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज यह संस्थान नए परिसर के रूप में और भी विस्तारित हो रहा है। जलवायु सहिष्णुता तकनीकी एवं पद्धतियों के प्रचार प्रसार के लिए आज आपके द्वारा शुरू किए जा रहे जागरूकता अभियान में छत्तीसगढ़ की भी व्यापक भागीदारी होगी। मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र विशिष्ट पौध संरक्षण का संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना के लिए 50 हेक्टेयर की भूमि आवंटित की गई है। यह भी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की शुरुआत हो रही है। मैं चाहूंगा स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाएं। मुझे आशा है कि इस संस्थान में शोधार्थी छात्र भी पेड़ पौधों के रोग रोधी किस्मों के इजाद में अपना योगदान देंगे। यह संस्थान कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने और किसानों की समृद्धि और खुशहाली का आधार बनेगा। आदरणीय कृषि मंत्री जी ने जो जलवायु परिवर्तन के बारे में जो चर्चा की, आज पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित है, देश भी, और इसका प्रभाव हमारे देश में और प्रदेश में भी पड़ा है। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती लेकर आया है। इसे हम 2 भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला प्राकृतिक कारण, दूसरा विभिन्न प्रक्रमों से कार्बन उत्सर्जन। प्राकृतिक कारणों को लें तो देश में अलग अलग इलाकों में इसके अलग अलग प्रभाव हैं। मध्य भारत में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य में इसकी चुनौतियां चौतरफा है। पहली है वर्षा काल के समय में और मात्रा में परिवर्तन। छत्तीसगढ़ में 2 दशक में औसतन प्रभावी बारिश 86 से घटकर 57 दिन रह गए हैं।
1250 मिलीमीटर से घटकर 900 और 1000 मिलीमीटर रह गया है। दूसरा, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले तूफानों में वृद्धि। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले पोस्ट मानसून चक्रवातों में एक दशक में 20% की वृद्धि हुई है, जिसमें फेलिन, हुदहुद जैसे कम से कम 3 ऐसे बड़े चक्रवात आ रहे हैं जिनका लैंडफॉल उत्तर या दक्षिण होकर सीधा मध्य भारत में है। इससे धान और लघु वनोपज पर भारी नुकसान होता है। तीसरी है भूमि में सक्रिय कार्बन, एक्टिव कार्बन में आई निरंतर गिरावट। बढ़े हुए तापमान की वजह से खेतों में एक्टिव कार्बन का अपघटन हो रहा है, जिसमें 25 वर्षों में लगभग 25% कार्बन खेतों में कम हुआ है, जिससे उत्पादन के लिए ज्यादा रासायनिक उर्वरकों की पर निर्भरता बढ़ी है। मुख्य फसल में होने वाले कीटों और फसल पेस्टिसाइड में वृद्धि। गर्मी की वजह से कीट जैसे भूरा माहू, तना छेदक अपनी 2-2 साइकिल पूरा कर रहे हैं, जिससे पेस्टिसाइड ज्यादा लग रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं कहना चाहूंगा कि इन दोनों दो आयाम हैं। पहला फॉसिल फ्यूल, और चाहे पेट्रोल डीजल से कार्बन उत्सर्जन हो या बिजली बनाने वाले थर्मल पावर से हाउस से चिमनियों का प्रदूषण, इससे निश्चित रूप से प्रदूषण बढ़ा है, तापमान बढ़ा है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन का अध्ययन व्यापक पैमाने पर होना चाहिए और उससे प्रभाव पड़ने वाले कृषि और वनों पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन किया जाए, और इस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार लगातार काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस अवसर पर सरगुजा जिले से बतौली विकासखंड के ग्राम बासाझाल में 15 स्व सहायता समूह की महिलाएं प्रसिद्ध सुगंधित धान जीरा फूल का उत्पादन कर मिलिंग करती हैं। महिलाओं द्वारा उत्पादित जीरा फूल चावल को जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है, जिससे इसकी लोकप्रियता और विपणन में बढ़ोतरी हुई है। राज्य में लघु धान्य फसलें मिलेट के उत्पादन को भी बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ मिशन मिलेट शुरू किया गया है। कोदो, कुटकी और रागी के समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था के साथ इसके वैल्यू एडिशन के लिए भी प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जा रही है। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 6000 से अधिक गांवों में स्थापित गौठानों में गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपया किलो के में गोबर की खरीदी की जा रही है, और इसमें वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। अब तक लगभग 12 लाख क्विंटल से अधिक जैविक खाद का उत्पादन हमारे गौठानों में किया गया है। इसमें 10 लाख क्विंटल जैविक खाद क्रय कर किसानों के खेतों में उपयोग किया गया है। गोधन न्याय योजना का लाभ 1,80,000 पशुपालकों को हो रहा है। इसमें अनुसूचित जाति के 40%, अनुसूचित जनजाति के 8%, अन्य पिछड़ा वर्ग के 48% पशुपालक शामिल हैं। अन्य माननीय प्रधानमंत्री जी, अब पशुपालक को अभी तक के हम लोग 102 करोड़ 54 लाख रुपए का भुगतान कर चुके हैं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं आपके समक्ष राज्य से किसी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के द्वारा केंद्र सरकार के पीडीएस योजना के अंतर्गत धान की खरीदी की जाती है, जिसमें हुए एमओयू के अनुसार समस्त सरप्लस चावल का उपार्जन भारत सरकार के द्वारा किया जाना है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के फसलों में इनपुट सब्सिडी दी जाती है। भारत सरकार के सुझावों के अनुरूप अब इस योजना को क्रॉप न्यूट्रल करते हुए खरीफ के सभी फसलों को शामिल कर लिया गया है। साथ ही इस योजना में वृक्षारोपण के लिए भी इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। खरीफ वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय पूल अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम में केवल 24 लाख टन अरवा चावल लेने की अनुमति है, जबकि समस्त सरप्लस चावल लगभग 47 लाख मीट्रिक टन लेने का अनुरोध है। छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कुछ ऐसी किस्में हैं जिनके अरवा मिलिंग नहीं होती, अतः इसके निराकरण के लिए राज्य को उसना मिलिंग अरवा चावल की सरप्लस मात्रा के साथ साथ 23 लाख टन उसना चावल भी भारतीय खाद्य निगम के लिए
करने का अनुरोध है। भारत सरकार समस्त सरकारी स्तर पर लंबित खाद्य सब्सिडी के कुल 3631.57 करोड़ में से 19-20 में 1024.79 करोड़ की दावा राशि अपेक्षित है, जिसे खाद्य मंत्रालय जल्द जारी करने का आग्रह है। छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष उपलब्ध सरप्लस 6 लाख टन धान से इथेनॉल उत्पादन की अनुमति प्रदान करने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को निर्देशित करने का कष्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान की सौगात देने के लिए आपको धन्यवाद। साथ ही एक और जानकारी आपके माध्यम से पूरे देश को देना चाहूंगा। जहां हम लोगों ने गौठानों से गोबर खरीदने की व्यवस्था की है, उससे वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट बना रहे हैं। अब हम लोग गोबर से बिजली उत्पादन की दिशा में बढ़ रहे हैं। 2 अक्टूबर को बापू की जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत हम लोग छत्तीसगढ़ के 4-5 गौठानों से करेंगे और इसको आने वाले कुछ महीनों में पूरे प्रदेश के सभी गौठानों में बिजली उत्पादन का कार्य हम लोग शुरू करेंगे, जिससे निश्चित रूप से ग्रीन एनर्जी की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। जो आपकी सोच है और वैश्विक जो चुनौती है उसके सामना करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है और आगे भी चलेगी और इस वैश्विक चुनौती का सामना करेंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि 35 विशेष गुणों वाली फसल किस्मों तथा राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान रायपुर को ऑनलाइन मोड में बटन दबाकर एक लघु फिल्म के साथ राष्ट्र को समर्पित करने की कृपा करें। अन्नदाता की समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत में उनकी अहम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की 20 वर्षों की सेवा यात्रा किसानी और गांव गरीब के बेहतरी के लिए समर्पित रही है। उनके नेतृत्व में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर कृषि को आधुनिक बनाने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। जैविक खेती, सिंचाई, फसल बीमा, कृषि सुधार कानून जैसे सभी कदम इस बात की मिसाल है। इस कड़ी में शामिल है उच्च गुणवत्ता और पोषण वाली बायो फोर्टिफाइड किस्मों एवं बदलती जलवायु के अनुरूप नवीनतम कृषि तकनीकों का विकास। इस वर्ष उच्च पोषक तत्वों से भरपूर रोगरोधी तथा जलवायु अनुकूल 35 किस्मों का विकास किया गया है, जैसे कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए चने की किस्म, साथ ही अरहर एवं सोयाबीन की कम अवधि में पकने वाली रोगरोधी किस्मों का विकास किया गया है। जलवायु अनुकूल धान की किस्में विकसित की गई हैं, जो रोग तथा खरपतवार नाशी प्रतिरोधी होने के साथ साथ क्षारीय भूमियों के लिए भी उपयुक्त है। अधिक प्रोटीन, आयरन, जिंक और विटामिन वाली गेहूं, बाजरा एवं मक्का की किस्में इस कड़ी में शामिल हैं। किनोवा, कूटू, विंड बीन और बाकला की भी नई किस्म विकसित की गई है। तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए सरसों और सोयाबीन की उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों का भी विकास किया गया है। कृषि में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में आज एक और नया अध्याय जुड़ रहा है। 58 करोड़ की लागत से रायपुर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक नए राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान की शुरुआत हो रही है। इसमें अनुसंधान के साथ साथ छात्रों के लिए स्नातकोत्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था है। परिसर में प्रशासनिक एवं अनुसंधान भवनों के अलावा लाइब्रेरी तथा छात्रावास की भी सुविधा है। यह संस्थान छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं के लिए विशेष अवसर लाएगा, साथ ही कृषि के क्षेत्र में नवाचार के प्रयासों को और तेजी देगा। राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान रायपुर के नवनिर्मित परिसर तथा 35 विशेष गुणों वाली फसलों की किस्मों को आज माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। धन्यवाद परम आदरणीय।
धन्यवाद परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी। पुनः आग्रह है कि 5 इनोवेटिव किसानों के साथ वार्तालाप कर मार्गदर्शन देने की कृपा करें। सर्वप्रथम मैं जम्मू कश्मीर से सुश्री जैतून बेगम जी को आमंत्रित करता हूं। जैतून जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप बैठिए बैठिए जैतून जी। जैतून बेगम जी, आपको मेरा नमस्कार। और मैं आपसे सुनना चाहूंगा आपके बारे में। पहले तो सर, मैं जैतून बेगम डिस्ट्रिक्ट गांधरबल जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखती हूँ। और क्या क्या करते हैं? जी पूछेंगे ना तब बताएंगे। मुझे बताया गया कि आपके क्षेत्र में चारे की बहुत कमी है। आपको कितनी दिक्कत होती है? और आप तो गाय भी रखती हैं, दूध का भी काम करती हैं। आपने छोटी सी जमीन में एप्पल का भी किया है और मुझे बताया गया कि उसमें आप धान की भी खेती करती हैं और छोटी सा जमीन का टुकड़ा है। बड़ी नए नए प्रयोग आप करती हैं। और पशु हैं लेकिन चारा नहीं है। कैसे करती हैं आप? सर, मेरे इलाके में चारे की बहुत ही कमी है सर। तो इलाके में करीबी जंगल से सर हम घास व दरख्तों के पत्ते इकट्ठे करके सर तो हम अपना गुजारा कर लेते हैं सर। तो दूसरा, ये हमारी जो ज़मीन है सर, थोड़ी सी ज़मीन है और ये फलों से माला माल है सर। तो इसलिए इसमें अंगूर, सेब, चेरी, अखरोट, आड़ू की पैदावार है सर। अच्छा, सरकार की बागवानी चारागाह प्रौद्योगिकी ट्रेनिंग से आपने उसकी ट्रेनिंग भी ली थी। उस ट्रेनिंग में से आपको कितना लाभ मिला? बहुत सारा लाभ मिला सर। हमारे साथ ये जुड़े हैं आईजी, एफआर झांसी, श्रीनगर स्टेशन से हमारे साथ जुड़े हैं साइंसदान। तो इन्होंने और सोशल फॉरेस्ट्री के सर साइंसदान हमारे साथ जुड़े हैं और केवीआई के साइंसदान हमारे साथ जुड़े हैं सर। इन्होंने हमें वो डक्टेलिया घास का बीज और जेई घास का बीज दिया सर। और हमारे साथ कई बार इन्होंने अच्छे जाके वहाँ प्रोग्राम किए इलाके में और देखा और मदद की। इससे हमें जो चारे की पैदावार है सर उसमें बहुत ये हम आगे गए और हमें इससे बहुत फ़ायदा मिला सर। और दूध में 15 से 20% हमें इजाफा हुआ। तो और सर इनके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये हमारे पास पहुँचे और 2-3 साल से मैं इनके साथ जुड़ी हूँ। तो इन्होंने जैसे मैं अपने सेब के बाग में मैंने 3 कट वाला घास लगाया सर और 3 कट उसको दिए हमने। तो ऐसे मैंने 200 फार्मर और भी अपने साथ जोड़ के सर तो घर घर जाके लोगों को बोला कि आप ऐसे कर दो, ऐसे हम अपने बागों में हम ये घास डक्टेलिया घास लगाएंगे। तो सरमा के मौसम में हम जेई घास और मुख्तलिफ किस्मों के घास लगा लेते हैं सर। तो और गर्मियों में हम मक्की का वो चारा, थोड़ा वो मक्की बो लेते हैं, उसका चारा बन जाता है सर। और ऐसे हम मुझे बताया गया कि आप खुद तो सारी ट्रेनिंग ली और प्रयोग भी किए, लेकिन आप स्वार्थी स्वभाव की नहीं है। आप औरों को भी मदद करती है और मुझे बताया गया कि कई किसानों को भी आपने जोड़ा है। कितने किसान आपके साथ जुड़े हैं जो इस प्रकार से परिवर्तन लाए हैं? सर 200 किसान इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े हैं सर और आगे उनको फायदा भी मिला, आगे भी उम्मीद रखते हैं सर और फायदा मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से सर। चलिए, आप खुद में एक मिसाल है। क्या आप घाटी में बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ करती हैं क्या? क्योंकि आपने एक लीडरशिप ली है, तो बेटियां पढ़ लिख करके आगे आए उसके लिए कुछ करती हैं आप?
हाँ सर, बेटियों के लिए भी करते हैं। हमारे नज़दीकी गांव में पंचायत है, उसके साथ भी मैं जुड़ी हूँ और घर घर जाके लोगों को मैंने बोला बेटियों का दाखिला करवाओ। तो जब से सर बेटी पढ़ाने और बेटी बचाने का नारा लगा, इसे हमें बहुत राहत मिली और 20% हमारे लड़के स्कूलों में जा दाखिला करवा रहे हैं, 30% हमारी लड़कियों का दाखिला हो रहा है सर। फिर तो आप तो आगे निकल गए। सर इंशाल्लाह। वैसे मैंने देखा है कि खेलकूद में भी जम्मू कश्मीर की बेटियां बहुत अच्छा कर रही है। जी सर। जैतून बेगम जी, सरकार के तौर पर हमारी कोशिश यही है कि छोटी जोत के किसानों का, यानी जो छोटे किसान हैं, उनका जी सर। ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। आपके इलाके में दशकों से चारे की ये समस्या रही, लेकिन अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है। हमारे लिए किसान की छोटी से छोटी जरूरत भी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। हमारी सरकार की कोशिश है कि किसान को सीधा लाभ मिले। छोटी जोत के किसान भी खुद ही सेब या अपनी उपज एक्सपोर्ट कर सके। उनकी मेहनत का पूरा फायदा बिना किसी बिचौलिए के उन्हें ही हो। जैतून जी, आपको मेरी तरफ से बहुत बधाई, और आपके सभी जो 200-300 किसान आपके साथ जुड़े हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जी सर। सर एक मेरी थोड़ी सी और अर्ज है सर जी। हमारे जहाँ ये हमें एसटी गांव से सर बलान कर रखती हूँ, तो सर उसमें हमारे पहाड़ी लोग भी हैं सर। तो हमें जो भी मिला सर तो एसटीओ को मिला, पहाड़ी उससे भी गरीब हैं सर। एक मेरी अर्ज नहीं, है सर आपने आपको। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, और बहुत, क्योंकि मैं तो कश्मीर में काफी समय काम किया है, तो मैं जानता हूँ हमारे पहाड़ी भाइयों को कितनी सर- तकलीफ है। उसी प्रकार से सर एक बात बकरवाल गुजर सर, लोगों एक को बात- क्या तकलीफ है, इससे भी मैं परिचित हूँ। लेकिन आपने ध्यान आकर्षित किया, मैं जरूर एलजी साहब को बताऊंगा, और मैं इस विषय में जरूर सर- कुछ न कुछ कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर एक आइए कुलवंत सिंह जी से बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। कुलवंत सिंह जी नमस्ते। मेरा नाम कुलवंत सिंह, गांव जलालपुर करीरा। आप बैठिए तहसील कुलवंत जी, शिकारपुर- बैठिए कुलवंत जी, बैठिए। हाँ, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। सर, मैं भारतीय कृषि पूषा अनुसंधान संस्थान के कृषि सहभागिता बीज उत्पादन प्रोग्राम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। उसके लिए 15-16 जिनसों के मैं बीज पैदा कर रहा हूँ। मैं अकेला ही नहीं, उसमें बहुत सारे किसान हैं। कुलवंत जी, आप किसान भी हैं, तेल उत्पादक भी है, बीज उत्पादक भी है। अपनी इस पूरी यात्रा के बारे में ये जरूर देश सुनना चाहेगा कि ये सब कैसे आप इतना सारी चीजें कर सकते हैं। सर, अकेला संभव नहीं है। ये एक तरह से एक पहले ग्रुप बनाया, फिर उसके बाद एक कंपनी बनाई, और कंपनी में हम लगभग 20 लोग सदस्य हैं। उनके द्वारा सहायक में जो लगभग 200 किसान ये बीज उत्पादन कर रहे हैं। पूषा संस्थान द्वारा जो तेल का जो कार्यक्रम है, वो एक उच्च गुणवत्ता वाली 2 वैरायटी संस्थान ने दी, PM30 और PM31। इनका हमने तेल निकलवाया, और ये कनोला ऑयल क्वालिटी का तेल है। जो उसमें पिलवाने के बाद जो हमें बाजार मूल्य है, वो लगभग 1 किलो पे 30 से 40 रुपए प्रति किलो फालतू मिलता है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और ये सभी ज्यादातर 200 किसानों ने नहीं, लगभग 30 से 40 किसानों ने ये तेल बीज का उत्पादन करा। उत्पादन करने के बाद तेल निकाला, और फिर उसको हमने बिक्री शुरू करा। तो ये उसमें सरसों का उत्पादन जो करने के सामान्य बाद- तेल पहले हम जो उपयोग करते थे और आप जो कर रहे हैं, सामान्य फर्क क्या है? अगर मेरे जैसे व्यक्ति को समझना है तो फर्क क्या है? ये जैसे साइंटिस्टों द्वारा बताई हुई जानकारी ये है कि जो स्वास्थ्य के मानकों पे अगर हम चिकनाई देखें तो भारत में कोई भी चिकनाई स्वास्थ्य के मानकों में पास नहीं है। अगर उसे जनरली लोकल भाषा में समझे, जैसे हार्ट पेशेंट वालों को लिए या कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ रहा है, उनके लिए चिकनाई के लिए मना कर दिया जाता है कि आप चिकनाई बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो इसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ना ही उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। देखिए, आप पूषा संस्थान के साथ मिलकर बीज उत्पादन भी करते हैं, साइंटिस्टों के मार्गदर्शन में आप काम करते हैं। ये बीज उत्पादन
एक प्रकार से किसान को सीधा लाभ पहुंचाने में ज़रा देर लगती है, लेकिन इससे आपको क्या लाभ हुआ? इससे सर अच्छे बीज मिलना, ये एक प्रक्रिया, और अच्छे बीजों से तो बोने से लेकर कटने तक संस्थान के साइंटिस्टों द्वारा समय समय पर गाइडलाइंस करते रहना, तो आत्मविश्वास बने रहना मुझ में भी और मेरे साथ के सभी किसानों में भी, और एक सामाजिक सम्मान भी मिलना, प्रतिष्ठा बनी है समाज में सभी किसानों की कि ये पूसा संस्थान के लिए बीज उत्पादन करते हैं। तो उससे जो देखने से दूसरे किसान भी प्रेरित होते हैं जी, और वो दूसरे बीज भी किसान करते हैं। पूसा के साथ जुड़ गए, वैज्ञानिकों से जुड़ गए, आपके अपने अनुभव अच्छे होंगे और किसानों का भी मन करता है पूसा के और वैज्ञानिक पद्धतियों से जुड़ने का मन करता है उनका। नहीं, हर साल बढ़ रहे हैं सर किसान, हर साल किसान उस प्रक्रिया को देख के बढ़ रहे हैं और जुड़ते चले जा रहे हैं। आपने सरसों के तेल के लिए खेत से बाजार तक एक पूरी चेन विकसित की है जी। आपको इसमें शुरू में तो जरा ये कठिन काम है, इतना सारा बीज से बाजार तक चीजों को ले जाना, तो आपको कहीं कहीं मदद की जरूरत पड़ी होगी। तो सरकार की तरफ से आपको सहायता मिलती रही है, उसमें क्या आपका अनुभव है? नहीं, सरकार की तरफ से समय समय पर सहायता भी मिली है और तकनीकी ज्ञान भी, वो चाहे संस्थान हो, चाहे हमारा कृषि विज्ञान केंद्र हो, और चाहे कृषि अधिकारी हो जिले लेवल पर, उन्होंने भी सबने गाइड करा है और उस गाइड का हमने लाभ मिला है सभी किसानों को। कुलवंत जी, आप उदाहरण है कि जब एक किसान अपनी ही फसल को प्रोसेस करके उसे बाजार में उतारता है, वैल्यू एडिशन करता है, तो इसका कितना लाभ होता है। पिछले 7 साल में सरकार की कोशिश रही है कि किसानों के लिए बीज से बाजार तक की ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए जिससे किसान के श्रम का पूरा सम्मान हो। इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, उन्नत बीज, सिंचाई की तमाम परियोजनाएं, यूरिया की उपलब्धता, ऑर्गेनिक खेती, फर्टिलाइजर की उपलब्धता, एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद और वैश्विक बाजारों की व्यवस्था जैसे अनेक प्रयास लगातार चलते रहे हैं। आप जैसे जागरूक किसान इसका फायदा भी ले रहे हैं और आप और किसानों को भी जोड़ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आप लगातार और किसानों को जोड़ करके एक पूरे माहौल को बदल रहे हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और आपके साथ जुड़े हुए बाकी सब किसानों से भी मेरी बहुत बहुत बधाई। आइए अब हम चलते हैं गोवा। श्रीमती दर्शना जी से बात करेंगे। दर्शना जी पेडनेकर जी। माननीय दर्शना जी प्रणाम। आप बैठिए, आप बैठिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। दर्शना जी, आपके पास कितनी जमीन है और आप उस पर क्या खेती करती हैं? 4 एकर है सर। आणि काय काय शेती करता? भात लायता, कलिंगण, मिरची, कांदा, चवळी, सगळी भाजी भी, लाल भाजी, मुळा, वाल सगळे। इनके पास 4 एकड़ जमीन है, उसके ऊपर वो धान की खेती करती है, इसके साथ वो तरबूज की खेती, चौराई खेती, सब्जियों में टमाटर, मिर्ची जैसी खेती करती हैं। आपने आधुनिक खेती को अपना लिया है। आप पोल्ट्री के बिजनेस और जैविक खाद बनाने से भी जुड़ी है। इतने सारे काम करने में एक तो आपको ये विचार कहां से आया, आपको किस किस प्रकार से मदद मिली, सरकार की तरफ से भी कोई मदद मिली क्या? तुम्ही जे शेती करताय त्याशिवाय पोल्ट्री पण करताय, त्याशिवाय वर्मी कंपोस्टिंग पण करतायत, ह्याची माहिती तुम्हाला कुठून मिळाली आणि तुम्हाला सरकारकडून काय काय मदत मिळाली? सरकार कसं आमका मदत सगळे बिया मेळटा, सगळे आशियारांसून कंपोस्टा गायन केलेले असा, कोंबडी असा, माझ्याकडे गाय असा, म्हशी आहा, ते कंपोस्ट सगळे करून हांव शेताक घालता आणि म्हणजे तेचेर पीक वाडयता, जास्त करून तेचेर पीक भरपूर येता।
इनको जो है ट्रेनिंग आईसीआर से मिली है। इसके ट्रेनिंग लेने के बाद ये जो है वर्मी कंपोस्ट करती हैं। इसके सिवा इनके पास 50 बर्ड्स है, पोल्ट्री बर्ड्स है। इसके सिवा इनके पास 3 भैंस है, 2 गाय हैं और ये सब जो है वो केवीके के मार्गदर्शन के अंदर खेती करती हैं, ऐसे ये बोल रही हैं। अच्छा, मुझे बताया गया कि आप नारियल को प्रोसेस कर अलग अलग प्रोडक्ट भी बनाती हैं। एक तो मैं जानना चाहूंगा ये नारियल में से आप क्या बनाती हैं और इससे आपको क्या लाभ हो रहा है? तुम्ही नारळामध्ये काय काय करता तेच सांगा। नारळ पयलीं सर आमकां खूब जायतले आनी तेतूर आतां आमकां मार्केटिंग जायना म्हणून आमी ते सुकयता आनी तेल काडटा आनी 300 रुपयान आमी लिटर विकता, बाटली 1 लिटर। तेतूर आमकां फायदो भरपूर आसा। सर ये कह रही हैं कि पहले नारियल का उत्पन्न इनके पास अच्छा है। पहले जो है लॉकडाउन से पहले इनको नारियल का भाव बहुत अच्छा मिलता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण, टूरिस्ट ना आने के कारण इनको नारियल का भाव नहीं मिल रहा है। इसलिए इन्होंने नारियल को सुखाया, उनका तेल निकाला और 300 रुपए लीटर से वो तेल बेच रही हैं और ये बॉटल्स है उनकी। तो पहले से इससे ज्यादा फायदा हो रहा है? लॉकडाउन आपके फायदे में गया? नाही, फायदा होता है। फायदा असा सर आमकां खूब फायदा असा। वो कह रही हैं कि बहुत फायदा है इससे। अच्छा, आपको जो किसान सम्मान निधि भेजते हैं और छोटे किसानों के लिए तो बहुत काम आता है, वो आपको रेगुलरली आपके खाते में जमा होता है जब भी हमने भेजा है? जैसे अभी हमारे कृषि मंत्री जी बता रहे थे कि करीब 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रकम किसानों के खाते में सीधी पहुंचाई है। आपको पहुंचती है वो? तुम्हाला किसान सम्मान निधी भेटती है का? हो, भेटलेली आहे सर नारळ। सर इन्हें टाइमली किसान सम्मान निधि मिल गई है। अच्छा, इस सम्मान निधि से आपकी मदद होती है? आपको फायदा होता है, लाभ होता है? हो सर, फायदा होता है, जास्त फायदा होता है। बहुत फायदा होता है सर। बहुत फायदा होता है। दर्शना जी, आप इस बात का स्वयं में एक प्रतीक है कि हमारे देश की महिला किसान जब कुछ ठान ले तो इसे कोई नहीं रोक सकता। काय तुम्हाला मराठी करावं लागतं का? मराठी येते सर। स्वतः सर ट्रॅक्टर चालवते मी शेतात आणि बी पण मी पेरते सगळं आणि मुलं पण माझी चांगली आहे, शेतात काम करता। मिस्टर पण माझे बँक ऑफ इंडिया मध्ये कामाला होते, ते पण मला हेल्प करतात सकाळी। आता रिटायर झालेले आहे। मी स्वतः सगळं काम करून शेतात, परराला आमचं घर आहे, तिथं आम्ही दरवर्षी कलिंगड लावत आहे। भरपूर पीक येत आहे कलिंगडाचं आणि आयसीआरपासून आम्हाला भरपूर बिया पण देत आहेत आता। आणि पीक वाढवणं पहिली आम्हाला कमी यायचं, आता भरपूर येतं पीक। म्हणजे स्वतः मी कलंगूट मध्ये बसून हे करते, विक्री करते बाजारात आणि घरात मी स्वतः शेतात काम करून, एवढं काम असं मी शेतात काम करून माझ्या मुलांना 3 घरं बांधलेली आहे आणि रस्ता